हद हो गई। इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। इज्जत नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरी ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा क्या हो गया था जो राहुल इतना भड़क रहा था? दरअसल राधा जी और धनराज जी, जो कि राहुल के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। राहुल और रिमी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। जब राहुल ने अपनी पत्नी को यह खबर दी तो क्रोध के कारण राहुल का शरीर कांप रहा था। लेकिन रिमी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ ना बोल सकी तो चुपचाप राहुल की बातें सुनती जा रही थी। परंतु उसके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, इस सब से समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी? राहुल अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी उसकी बहन है मुस्कान। रिमी के ससुर की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, इसलिए उसके सास ससुर की उम्र भी बहुत कम थी। रिमी अब तक यह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ रिमी को पूरी सहानुभूति थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का मन है, क्योंकि जब से रिमी ब्याह कर आई थी उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। रिमी भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब रिमी के ससुर धनराज जी उन सभी को इसके बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। धनराज जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आज से पहले धनराज जी जब भी बच्चों को बुलाते थे तो सभी डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वे थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे। लेकिन वे दिल के बेहद नरम हैं, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं। रिमी के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था, अब तो सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वह रिमी को हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। आज धनराज जी के बुलाने पर भी राहुल और मुस्कान दोनों में से कोई नहीं आया तो रिमी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। रिमी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिनों में तो रिमी अपनी सासू माँ और मुस्कान के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और राहुल के ऑफिस से लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाया करते और बातें करते। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के लिए रिमी अपने पति के पास गई और उसने कहा, सुनिए, आपको पिताजी ने बुलाया और आप भूल गए। रिमी की बात सुनकर राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। रिमी हैरान थी, वह राहुल की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई थी इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तखत हुई और रिमी के ससुर की आवाज़ आई, बेटा राहुल। परंतु राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह फेसबुक पर व्यस्त था। रिमी ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें अंदर आने को कहा तो धनराज जी बोले, नहीं बेटी, अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वे चले गए। मुस्कान को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। रिमी मुस्कान को कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हॉल में धनराज जी अपनी पत्नी के साथ सिर झुकाए बैठे थे। सामने राहुल बैठा था और रिमी उसके पास आकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था, आंखों पर काले घेरे पड़ गए थे, शायद बहुत रोई थी।
आज वो पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर रिमी को भी रोना आ रहा था। तभी राहुल ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। राहुल ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। धनराज जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। राहुल गुस्से में बोला कि हाँ जानते हैं, तो अब तुम लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हो? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी? आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आता अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। अपने पति की बात सुनकर रिमी कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी धनराज जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी राहुल ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या मेरे अपने मित्र नहीं हैं? मुस्कान की सहेलियां हैं, रिमी के मायके वाले हैं, वह सब लोग क्या सोचेंगे? सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सिर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख राधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रिमी ने झट से उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु राहुल बोलता गया, यह सब कारनामे करने के बाद आप लोग हम सबको बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। मुस्कान क्या करेगी वह खुद जाने। राहुल की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी और राधा जी की आंखों से आंसू की धारा रुक नहीं रही थी। इतने में धनराज जी बोले, मतलब यह कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? राहुल उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे अब आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं ना ही आपके साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। तभी धनराज जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, यदि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। जी नहीं, इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही आप इतनी जगहंसाई करवा चुके हैं। ऐसा कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखकर अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। राहुल और मुस्कान दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे कि वह केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण उन दोनों का अपने माता पिता से सामना भी हो जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही नफरत भरी निगाह से ही देखते। ऐसे स्थिति में यदि कोई उनकी हालत समझ पा रहा था तो वह केवल उनकी बहू थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हाल चाल बांट लेती, अपनी सास के बालों में तेल लगा लेती। परंतु रिमी ने अब महसूस किया कि अब उसकी सासू माँ पहले जैसी नहीं रही। रिमी और धनराज जी उन्हें खुश करने की कोशिश करते, परंतु ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। राहुल को यह कतई पसंद नहीं था कि रिमी उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए वह चाह कर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके। एक दिन अचानक राधा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। उल्टियाँ होने के कारण शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि चल फिर नहीं सकती थी। धनराज जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते थे। कभी अपनी पत्नी के पैर दबाते तो कभी अपने हाथों से खाना खिलाते। उल्टी हो जाती तो भी साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर रिमी आश्चर्यचकित सी रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल और उसकी बहन मुस्कान का दिल बिल्कुल भी ना पसीजा। एक दिन रिमी के पास उसकी माँ का फ़ोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। रिमी ने बड़ी हैरानी से कहा, यह क्या कह रही हो माँ? सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? रिमी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है,
उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे समझाया है कि अब मेरा ससुराल ही मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? माँ, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आज मेरे सास को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर रिमी ने अपनी माँ की कोई और बात सुने बिना फ़ोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने रिमी को देखते हुए कहा, एक बात बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी रिमी ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी। आंटी हंसने लगी तो रिमी ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए रिमी जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक औरत ने कहा, यह दिन देखने बाकी रह गए थे। रिमी को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु रिमी ने किसी बात का जवाब ना देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी, तो रिमी ने सोचा इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे, खास तौर पर उसकी सासू माँ, उसके पति राहुल की वह फेवरेट थी। आज रिमी ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी लोग को एक साथ खाने की टेबल पर बैठाकर खाना परोसेगी। आज राहुल और मुस्कान को शक्ति दिखाकर उनके माता पिता के पास बैठाएगी। अभी यह सब सोचकर थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई ही थी कि अचानक धनराज जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना, तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए रिमी डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे रिमी के हाथ पैर कांपने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या तकलीफ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी राहुल को फ़ोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। धनराज जी ने रिमी से कहा तो रिमी ने तुरंत मोबाइल उठाकर राहुल को फ़ोन लगाया, परंतु राहुल फ़ोन नहीं उठाया। न जाने कितनी बार उसने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रिमी ने घबराकर झट से मुस्कान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मुस्कान जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर मुस्कान बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु रिमी हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारे भैया को फ़ोन किया तो उठा नहीं रहे। यह सुनते ही मुस्कान अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और रिमी को देखते ही बोले कि राहुल ने क्या कहा बेटा, वह आ रहा है क्या? नहीं पिताजी, वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तभी धनराज जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? रिमी ने पूछा तो बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जा रहा हूँ। तब तक तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी, बाहर तो तेज़ बारिश है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इतना कहते हुए धनराज जी ने अपनी आंखों को पोंछा और तेजी से बाहर निकल गए। इधर रिमी और मुस्कान माँ का ख्याल रखने लगी। रिमी ने देखा कि उसकी सासू माँ कांप रही थी। तभी पास में बैठी मुस्कान रोने लगी। रिमी ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने तुरंत गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर मुझे खुद से घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ। भाभी, क्या वह हमें माफ़ कर देगी? बताओ ना कि क्या वह हमें माफ़ कर देंगी? वह पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी। भगवान सब ठीक करेंगे। तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी स्वस्थ कर दे। इस समय राधा जी ने मुस्कान को अपने पास बुलाया। मुस्कान ने एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर उनके ऊपर रखकर रोने लगी। राधा जी ने इस हालत में भी मुस्कान के ऊपर हाथ रखकर
थपथपाया। इधर रिमी अपने पति को फिर से फ़ोन करने लगी, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी रिमी को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फ़ोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत ख़राब है। भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। यह बात सुनकर उसकी माँ कुछ बेचैन सी हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह से ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। रिमी की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। रिमी जल्दी से अपनी सासू माँ के पास पहुंची। तभी मुस्कान बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही धनराज जी वापस लौट आते हैं और आते ही कहते हैं, क्या राहुल वापस आ गया है? यह सुनते ही रिमी ने अपना सिर झुका लिया और कहा, नहीं पिताजी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। रिमी बेटा, ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे राधा जी को ऑटो तक लेकर गए। धनराज जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वो तीनों ऑटो में पीछे बैठी थी। धनराज जी राधा जी को पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रहे थे। बारिश भी तेज होने लगी थी। आज न जाने क्यों धनराज जी को छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। रिमी ने अपने ससुर को चिंतित देखकर उनका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया। उधर मुस्कान अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने बताया कि जल्दी से जल्दी राधा जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को खतरा भी हो सकता है। यह सुनकर धनराज जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे रह गए। तभी रिमी ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी धनराज जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि बच्चा प्रीमेच्योर है और हालात क्रिटिकल, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। धनराज जी चुपचाप यह बात सुनते रहे। रिमी अपने ससुर को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। यह देखकर धनराज जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटी, तुम्हारा मुझ पर कितना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी रिमी बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी ओर मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रखिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर धनराज जी की आंखों से आंसू आ गए। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। राहुल को फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश की जा रही थी, परंतु उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। तभी धनराज जी ने डॉक्टर से पूछा, मेरी पत्नी, वह कैसी है? तो डॉक्टर ने बताया, उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। अब धनराज जी को तो काटो तो खून नहीं, कपकपाते पैरों से धाम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर रिमी उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। रिमी ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने रिमी के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और रिमी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और मुस्कान से बोली, क्या तुम इसको गोद में नहीं लोगे? मुस्कान ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। धनराज जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देख और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर रिमी भी रोने लगी, लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब राहुल घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर के कारण कांप उठा। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि रिमी के कई मिस कॉल थे। जैसे ही फ़ोन लगाकर पूछने को चला, उसी समय उसके पिता धनराज जी का फ़ोन आया। राहुल जो
अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था। वह परेशान और चिंतित होते हुए बोला, पिताजी कहाँ हैं आप? सब तो ठीक है ना? बेटा हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट रखी है। तुम उन रिपोर्ट को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आता हूँ। राहुल ने जल्दबाजी में पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत सारे कागज पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था हड़बड़ाहट में कि माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी राहुल की नज़र एक कागज पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। राहुल ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया। उसे पढ़कर आकाश की तो जैसे जान ही निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह थी। ना जाने उसकी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीनों पहले पति की भी मृत्यु हो गई और आज वह खुद भी कैंसर की बीमारी से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन जाने से पहले 5 महीने के बच्चे को हमारी गोद में डाल गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वह आखिरी शब्द। मालकिन आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए। अपना बच्चा राहुल मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ। इसका ख्याल रखना, भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे यह पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर राहुल पसीने से तरबतर हो गया, जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाते आया था, दरअसल वह तो मेरे माँ बाप हैं ही नहीं। फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक मुझे नहीं होने दिया। यह सोचकर राहुल की तो जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत की स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ, तो वह जल्दी से कागज लेकर अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। धनराज जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए, उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। उसी समय राहुल ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है, तो उसका दिल घबराने लगा। कपकपाती आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ तो ठीक है ना? नर्स ने कहा, देखिए शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी भी क्रिटिकल है। उन्हें बचाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। उसी समय राहुल बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड देकर उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम करिए। जब राहुल ब्लड डोनेट करके बाहर आया तो रिमी के हाथों में नवजात बच्चे को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी रिमी ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? राहुल ने अपने हाथों से उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय लगातार उसे यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब रिमी और राहुल को माँ से मिलने की इजाज़त मिली तो रिमी और राहुल माँ से मिलने के लिए गए। राहुल को देखते ही राधा जी के चेहरे पर मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए, लेकिन राहुल अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। राधा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़के, रो मत, मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से रिमी और राहुल को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने का माथा चूमा और राहुल से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह बच्चा मासूम है, अपना ही है, इसकी कभी उपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर राहुल कांप उठा। रिमी, माँ ये क्या कह रही हैं? वह हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अब ये आपका नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी, समझिए आप। उधर बाहर कुर्सी पर बैठे धनराज जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और मुस्कान उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी राहुल पागलों की तरह केबिन से बाहर की तरफ दौड़ता हुआ भागा।
धनराज जी ने उन्हें पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वह एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गईं। डॉक्टर ने राधा जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि राधा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन जब वही हमसे दूर हो जाता है तो हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।